जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म का बिहार एसआई दरोगा का जो निकला है प्रैक्टिस सेट उसका करने वाले हैं और ये वॉल्यूम 1 है और ये परीक्षा भर्ती 2025 के लिए निकाला गया है। तो चलिए और इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसमें फुल टेस्ट है, टोटल 30 टेस्ट है, याद रखिएगा। और हम एक एक टेस्ट का रोज़ लगाएंगे एक एक सेट। और फिर इसमें जो है वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है सब कुछ दिया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये पूर्णतः SCERT एवं NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है और इसमें जो है वो बिहार एसआई के लिए है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई के लिए, उसके बाद बिहार उत्पाद एवं निबंधन अवर निरीक्षक यानी मद्य निषेध के लिए दरोगा जो आता है उसके लिए है। फिर मद्य निषेध की निगरानी अवर निरीक्षक इसके लिए है। फिर SI ESIC के लिए है, ESI के लिए है, बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए। और बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि ASI स्टेनो के लिए है, बिहार ASI स्टेनो। और बिहार वन दरोगा फॉरेस्ट रेंज के लिए है, ये सभी के लिए है। तो और फिर बिहार पुलिस के लिए भी है, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे और अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और ये प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है, रुक्मिणी का है, ध्यान दीजिएगा ये सब। तो और देखते हैं इसमें टोटल 30 सेट है जिसमें आज हम सेट नंबर 1 करने वाले हैं और ये वॉल्यूम 1 निकाला गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बिहार जितना भी बिहार SSC के सब का सेट लगवा रहे हैं, सारा कुछ का PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटी? तो ये कौन सी वाहन से लौटे हैं? तो ये स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और देख रहे हैं आप कितना लेटेस्ट दिया गया है, 19 मार्च हाल ही में, यानी 8-10 दिन पहले का ही इसमें डेटा दिया गया है। पूरा एकदम करंट अफेयर पूरा ताज़ा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा कथन सही होगा? तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा। और फिर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर का गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1981 को किया गया था और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, याद रखिएगा। और फिर भारत में जो हुआ था एल्यूमिनियम का पहला कारखाना शुरू हुआ था 1937 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और कितने नॉर्थ से लेकर और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर हैं। तो ये जो पाए जाते हैं वो 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 35 डिग्री और 60 डिग्री, याद रखिएगा। और फिर इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा रेगिस्तान है, याद रखिए, सहारा मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल अवस्थित है, भारत और पाकिस्तान के सीमा पे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो कौन से खनिज का भंडार है? तो ये बॉक्साइट का है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, बॉक्साइट, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, बता देते हैं। तो बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा में पाया जाता है 51%, आंध्र प्रदेश में 16% एवं गुजरात में 9%, ये सब याद रखिएगा। और फिर वहीं बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है शीर्ष राज्य जो है भारत में, तो पहले स्थान पर उड़ीसा है, उसके बाद फिर गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा ये सब, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड ये सब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा के युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो ये हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध।
और वहीं तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1817 से लेकर के 1819 के बीच हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच चला था और ये इसका संपूर्ण निर्णायक अंतिम युद्ध था ये। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंगस भारत के गवर्नर जनरल था और मराठा की तरफ से जो था वो पेशवा खिरकी था, ये याद रखिएगा। और भोंसले सीताबड़ी था और फिर होलकर महिदपुर था, ये सब पराजित हो गया था और अंग्रेज जीत गया था, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ये जाना जाता है महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आज ही बिहार दरोगा का भी सेट करा रहे थे, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आया हुआ था। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ये पहले महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह प्रथा हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री ने किए थे 1850 में। उसके बाद फिर विंडो मिराइजीस एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ये याद रखिएगा। और साथ ही में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया गया था, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो शोषण को रोकता है तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा अनुच्छेद 23। और वहीं अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो है वो सभी नागरिकों को 6 प्रकार के नागरिकता देता है, याद रखिएगा, गारंटी देता है। और अनुच्छेद 19 के तहत ही स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का देता है, ये याद रखिएगा। तो हम और एक अनुच्छेद 25 बच रहा है, तो अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में जो है वो इसके तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के बाध्यता के रूप में मानने का है और फिर आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी धर्म से स्वतंत्रता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक पारंपरिक पारंतित फल है? तो स्थानांतरित फल है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटी कपास, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, बीटी कपास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका आंसर की बात करें तो यह ग्राम पंचायत का गठन करना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ग्राम पंचायत का गठन करना। और इसके बारे में कुछ अनुच्छेद बता देते हैं। तो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है और ये अनुच्छेद 40 में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 43 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देता है, यानी अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और फिर अनुच्छेद 39 के डी के तहत ही समान काम के लिए समान वेतन निर्धारित किया गया है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और फिर अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और फिर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जूना खां यानी कि 1325 में शासक बना था, ये ध्यान दीजिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ये बना था 1351 में सिंहासन पर बैठा था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई समाज, माजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही को पहचानिए, संयोजन को पहचानिए। तो इसमें जो संयोजन हो जाएगा वो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा, यानी कि इंडिया के जो हो जाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ऐसे। और वहीं उसके 23 का आंसर भी हो जाएगा। और गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोनजी हो जाएंगे, याद रखिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 में बॉम्बे में किया गया था। और वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में एम जी रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी जो पढ़ाई किए थे वो किए थे श्यामला दास कॉलेज भावनगर, याद रखिएगा, श्यामला दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और गांधी जी 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फिर महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फिर महात्मा गांधी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत में स्थायी रूप से रहने आए, मतलब दक्षिण अफ्रीका चले गए थे तो। और फिर 1888 में बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। और गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह जो किए थे दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला प्रश्न है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे सिद्धू और कान्हू किए थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और अगला आगे इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 30 जून 1855 में हुआ था और भगनी डीहा से प्रारंभ हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वदेश बांध समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक की बात करें तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो ये जो हुआ था वो नरमपंथी का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नरमपंथी का। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो नरमपंथी का नियंत्रण हुआ था। और सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था, ये सब ध्यान दीजिएगा। और सूरत विभाजन के तत्कालीन कारण जो था वो अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, ये सब था। अगला प्रश्न एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो ये जो दूरी होता है वो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। सॉरी 2 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 2 सेंटीमीटर नाभिक दूरी, ऑप्शन 2 सेंटीमीटर होता है। और 25 सेंटीमीटर जो होता है स्पष्ट दृष्टि के लिए देखने के लिए होता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी से न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर से स्पष्ट रूप से दिखता है आँखों के द्वारा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो ये कैसे कार्य करेगा? तो ये ऑप्शन सी आंसर है इसका, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त की बात करें तो ये हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए आंसर है इसका, फोटोवोल्टिक सेल। हेले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं होती है, तो क्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सभी प्रकार की, याद रखिएगा, दोलनी हो जाएगा, सरल आवर्त हो जाएगा, स्थानांतरी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो केपलर का द्वितीय नियम की बात करें तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कोणीय संवेग के संरक्षण पर। निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती हैं, तो निष्क्रिय गैसें जो है वो प्रतिचुंबकीय गुण, ऑप्शन बी आंसर है इसका, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, पॉलीसोम, याद रखिएगा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मार्क कार्नी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, मार्क कार्नी। और ये मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और ये जस्टिन ट्रूडो को जगह लेंगे, ये जस्टिन ट्रूडो को हरा करके ये जीते हैं। भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है वो चेन्नई में, ऑप्शन ए आंसर है इसका, चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, खेल दिवस। और फिर वहीं विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती है और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है खेल दिवस। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। CS सेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैवें अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो ये जो संभालें वो 27वें, ऑप्शन सी आंसर है इसका, 27वें, याद रखिएगा। और SBI की बात करें तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था, SBI की स्थापना, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है, तो चलिए आइए मिलाते हैं, देखते हैं। स्थान है और उद्योग है, तो बेंगलुरु का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु का वायुयान, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। और फिर कोरबा की बात करें तो कोरबा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, तो बी का 4 हो जाएगा। और फिर जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर जो हो जाएगा लौह इस्पात हो जाएगा, यानी सी का 1 हो जाएगा। और अब तो एक ही को बच रहा है, तो ये मलाज खंड जो हो जाएगा तांबा का हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें तो ये 31% था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और फिर वही नगरीय जनसंख्या था 31.16% था। और कुछ इसके बारे में बताते हैं, तो 2011 के जनगणना में सर्वाधिक नगरीकृत आबादी जो था वो महाराष्ट्र के था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है। तो किसका एक भाग है, तो ये है शिवालिक श्रेणी का, ऑप्शन सी आंसर है इसका, शिवालिक श्रेणी। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं, तो सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 450 मीटर है, और औसत चौड़ाई जो है 4 से 6 किलोमीटर है। और सोमेश्वर श्रेणी जो है अपेक्षाकृत युवा और तलछटी चट्टानें हैं, जिनमें बलुआ पत्थर और कंकड़ महत्वपूर्ण है, ये सब है। और कुछ बताते हैं, तो पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर है हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जो कि 332 वर्ग किलोमीटर में है, विस्तार के क्षेत्र में फैला हुआ है। और बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो 250 से 280 मीटर तक है, ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सबसे कम लंबाई वाला नदी है या उपनदी है। तो सबसे कम वाला हो जाएगा पुनपुन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पुनपुन। पुनपुन की लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। और पुनपुन जो है जो सबसे कम लंबाई वाला है, याद रखिएगा। और पुनपुन नदी का मौसमी नदी कहा जाता है, पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है। और इसका उद्गम जो हुआ है छोटा नागपुर के पठार यानी पलामू से होता है, पलामू झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो म्यांमार के साथ मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, म्यांमार के साथ, ऑप्शन ए होगा आंसर। और फिर कुछ पड़ोसी देश है जिसके बारे में बता देते हैं, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य के साथ मिलता है। और फिर चीन के साथ 5 राज्य के साथ मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके। और फिर पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य मिलता है, और नेपाल के साथ भी 5 राज्य। और फिर म्यांमार के साथ 4 गो मिलता है, और भूटान के साथ में 4 गो मिलता है, अफगानिस्तान के साथ में 1 राज्य मिलता है, और वो एक लद्दाख है अफगानिस्तान में, लद्दाख जो इससे मिलता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो कौन सा पठार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बघेलखंड, याद रखिएगा बघेलखंड, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। तो कौन से क्रम में भारत आए हैं, तो ये आए हैं पहले आए हैं फाहियान, उसके बाद आए हुएनसांग, उसके बाद आए हैं टॉमस रो, ऑप्शन सी आंसर है इसका। और वहीं फाहियान की बात करें तो फाहियान जो आए थे वो 1399 में आए थे, 1399 में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और फिर फाहियान जो था प्रथम चीनी यात्री आया था जो कि भारत आया था। और हुएनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में, और ये चीन से भारत आए थे, ये भी याद रखिए। और हुएनसांग का एक ग्रंथ है, लिखे थे पुस्तक यूकीसी नामक, लिखे थे पुस्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो सबसे कम अवधि तक जो शासन किए वो खिलजी किए हैं, ऑप्शन ए आंसर है इसका, खिलजी। और हम कुछ दिल्ली सल्तनत के अवधि काल के बारे में बताते हैं, तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर के 1290 तक, यानी कि गुलाम वंश किया था 84 वर्ष तक शासन किया था। और फिर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश जो किया था वो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक 30 वर्ष तक शासन किया था, टोटल 30 वर्ष। और वहीं तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक किया था, ये 94 वर्ष तक किया था, यानी सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ही किया था शासन। और सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश जो किया था वो 1414 से 1451 ईस्वी यानी 37 साल तक ये किया था। और एक लोधी वंश है, तो लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 तक किया था, ये 75 साल तक किया था शासन इसका हुआ था। और फिर लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, उसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया था। अगला प्रश्न है, 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी। तो ये हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक।
ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये जो शामिल था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और ये अक्टूबर 1924 में काकोरी ये जो हुआ था क्रांतिकारी दलों का था, कानपुर में सम्मेलन बुलाया गया था। और इसके बाद फिर सचिंद्र सन्याल और योगेंद्र चटर्जी और फिर राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब पुराने क्रांतिकारी नेता थे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आइए मिलाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो सूची 1 में है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे, राजा राम मोहन राय, एक के 3 हो जाएगा। फिर कृष्ण मिशन, तो कृष्ण मिशन के किए थे स्वामी विवेकानंद, तो फिर बी का 1 हो जाएगा। और आर्य समाज, तो आर्य समाज के किए थे दयानंद सरस्वती, तो सी का 2 हो जाएगा। और एक ही को बचा सत्य शोधक समाज, तो इसका हो जाएंगे ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कुछ बताते हैं, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 में हुआ था। और फिर राजा राम मोहन राय जो थे उनके द्वारा हिंदू कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना भी किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 1897 में हुआ था। और बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे, स्वामी विवेकानंद। और ये जो स्थापना किए थे वो 1897 में किए थे, सॉरी 1887 में किए थे। और फिर आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। और फिर आर्य समाज एक पत्रिका है, पत्रिका पुस्तक है जो कि सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुआ था 1873 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिटेल सोल्यूशन करने में तो टाइम लगता ही है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो ये जो लिखे हैं वो लिखे हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी लिखे हैं। और इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था। और फिर इंडिया जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और अगला, और ये जो पुस्तक लिखा है होम रूलिंग, सॉरी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था, ये इनके गुजराती भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा गुजराती भाषा में था। भाषा के बारे में भी पूछ लेता इसलिए भाषा बता दिए हैं। और फिर बीडी, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई, तो ये जो किया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता के दौरान। अगला प्रश्न है, 1893 द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था, तो ये जो करवाया गया था वो करवाया गया था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आंसर है इसका, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो थे मराठा निकाले थे अंग्रेजी भाषा में पत्रिका निकाले थे। और फिर केसरी जो निकाले थे मराठी भाषा में पत्रिका, यानी मराठा जो पत्रिका निकला था वो अंग्रेजी भाषा में निकला था, और केसरी पत्रिका निकला था वो मराठी भाषा में निकला था, प्रकाशित किए थे। अगला प्रश्न है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो यह स्थापना किया गया था दिल्ली में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, दिल्ली में हुआ था इसका स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसके बारे में आगे बता ही दिए हैं, सचिंद्र सन्याल ये सब किए थे। युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था सेडान युद्ध का, याद रखिए ऑप्शन ए आंसर है इसका, सेडान युद्ध के बाद हुआ था। और सेडान युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर जो है वो बढ़ता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और CO2 में जो है यह रक्त के परिचरण pH में अच्छा बदलाव लाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा CO2। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ये करता है पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 45 का आंसर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और फिर मस्तिष्क जो है वो पश्च भाग में मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला अब्डोलेंटा का बना होता है। और सेरिबेलम का मुख्य कार्य जो है वो मस्तिष्क मतलब शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, ये सब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाता है जीन मानचित्रण, ऑप्शन सी आंसर है इसका, जीन मानचित्रण, याद रखिएगा। खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है,
तो ये जो है वो 2 और 4D हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फोलिय फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो कौन सा क्षेत्र में होता है? तो ये एम्पूला हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, एम्पूला, याद रखिएगा। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन नियंत्रिथ करता है? तो ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन करता है, पैराथॉक्साइड हार्मोन। ऑप्शन सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है Al2CO3 2.2SiO2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। ऑप्शन बी आंसर है इसका, चीनी मिट्टी का ये सूत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया था ये बिहार के राजगीर में किया गया है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, अपना बिहार में किया गया है, बिहार के राजगीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से वे बिहार से एकमात्र व्यक्ति हैं। तो बिहार से जो हैं एकमात्र, वो उनका नाम याद रखिएगा। तो बिहार से हैं सुशील कुमार मोदी। ऑप्शन ए आंसर है इसका, सुशील कुमार मोदी हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये जो शामिल किया गया था 2016 में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 2016। और यूनेस्को में शामिल महाबोधि विहार जो है 2002 में किया गया था। और बोध गया स्थित जो था एक बौद्ध मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और 2025 तक भारत में अब तक 23 विश्व धरोहर स्थल जो है वो शामिल किया गया है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग कुमार दिसानायके। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, गुजरात। और कुछ बता देते हैं तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में हो जाएगा। और फिर गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वो गुजरात में हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और नेशनल सरोवर अभयारण्य भी गुजरात में ही है। और फिर भद्रा अभयारण्य है जो कर्नाटक में है। ये सब जो इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ बता देते हैं। और एक महाराष्ट्र में जो तंसा अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं तो ये जो है वो हो जाएगा 1 और 2 और 3 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है वो 12मासी होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र की बात करें तो वो मुख्यतः 3 है, एक सिंधु नदी तंत्र है, और एक गंगा नदी तंत्र, और एक ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो फेफड़े के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है अमेजन वर्षावन। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अमेजन वर्षावन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2015, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के किसके बीच स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच में है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, नेपाल और तिब्बत के बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर और कहीं 850 मीटर देता है, 8,850 मीटर अब हो गया है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और एक शेरपा कामिरीता जो है वो विश्व रिकॉर्ड इनका है, जो 30 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सफलता पाए हैं। अब तक में 30 बार चढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 9 डिग्री चैनल का है वो लक्षद्वीप से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लक्षद्वीप, याद रखिएगा। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार है? तो ये जो अधिकार है वो है संसद के पास। ऑप्शन ए आंसर है इसका, संसद के पास, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, यानी अनुच्छेद 231 में है, ये याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम यानी 1973 में हुआ था भारतीय बात निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो ये जो संबंधित था वो था प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। और केशवानंद भारती मामलों की बात करें तो ये 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को चुनौती देता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 100% है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 100%। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाबार्ड के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को किया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। ऑप्शन सी आंसर है इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। तो ये जो जारी किए गए थे 1950 में। ऑप्शन ए आंसर है इसका 1950। और सर्वप्रथम 200 रुपये का नोट जो आया था वो 25 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। 200 रुपये का नोट, ये भी याद रखिएगा। मेरियाना गर्त स्थित है तो ये प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और इसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर गहराई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रमानु है बताइए? तो सही कालक्रमानु की बात कर रहा है तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले 3 होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा साइमन कमीशन का रिपोर्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और फिर और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, मुंबई में हुआ था। और एक साइमन कमीशन की बात करें तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था, साइमन कमीशन आया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर और 1 दिसंबर तक 1931 में चला था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो ये हो जाएगा कील नहर। ऑप्शन बी आंसर है इसका कील नहर, याद रखिएगा। कील नहर जो है वो जर्मनी में स्थित है, कील नहर। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो चलिए आइए मिलाते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो ये जो हो जाएगा बिली, तो बिली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी 1 का 2 होगा। और हरिकेन, तो हरिकेन की बात करें तो यूएस से हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। और ये तो सी का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कुछ पवन की बात करें तो बोरा पवन जो है वो एड्रियाटिक तट पर होता है। और फिर हबू पवन जो है वो सूडान में होता है, बहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो कौन सा पॉलीएमाइड है? तो ये हो जाएगा नाइलॉन। ऑप्शन ए आंसर है इसका नाइलॉन, याद रखिएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक के जोड़े में जाने वाले कण हैं। तो ये जो कण हैं वो है न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए आंसर है इसका न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? तो ये जो विधि विकसित किया गया है फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों का आबंध किस अणु में होता है? तो ये जो होता है वो होता है, ये होता है सी नंबर आंसर है इसका NH4Cl में। ऑप्शन सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो सजातीय संतुलन की बात करें तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये जो नहीं किया जाता है पिगमेंटेशन, ऑप्शन डी आंसर है इसका पिगमेंटेशन विधि के द्वारा नहीं होता है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो ये क्या आता है? ट्राइक्लोरीमेथ का, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका। ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र याद रखिएगा, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है, याद रखिए। ये सब सूत्र भी पूछा जाता है, इसलिए बता देते हैं कुछ कुछ का। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो खीर भवानी मेला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए आंसर है इसका, जम्मू कश्मीर में किया गया है इसका आयोजन। अगला प्रश्न है, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मुथैया मुरलीधरन, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती? तो ये जो जीते हैं किरियन जैक्वेट, याद रखिए, ऑप्शन बी आंसर है इसका, किरियन जैक्वेट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है मेरे दोस्त। प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो ये जो आवंटन किया गया है 67,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 67,000 करोड़ रुपए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी आंसर है इसका, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी गोपालाचारी हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, ये भी याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो था वो कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगला जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो निर्धारित किए थे वो रेड क्लिफ आयोग के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 15 मार्च को मनाया जाता है। और फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और फिर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 7 मई को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, मनाया जाता है 7 मई को। और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। और उनका जन्म जो होता सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता और कटक में होता, उड़ीसा के कटक में। और एक है 25 मई, तो 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषणा किया है, यानी कि 25 मई को जो किया है 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल दिवस। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सूची से कब हटाया गया? तो ये कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1978 में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था। और ये अनुच्छेद 300A के अंतर होता है, 300 का ए था, उसके अंतर्गत हटाया था, उसमें कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, डॉल्फिन। और फिर 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन को। अगला प्रश्न है, और भारत का राष्ट्रीय नदी जो है वो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था, राष्ट्रीय नदी गंगा को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 22 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और 21 जून को जो होता है वो सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है, तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति का क्रम की बात करें तो ये हो जाएगा 15वां, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 15वां, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जो थे वो 2 कार्यकाल से निर्वाचित हुए थे। और ये प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के ही थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपात उपबंधों में के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा तब अनुच्छेद 352 लागू होगा।
और राज्यों में मौलिक तंत्र के विफल होने से आपातकाल जो लगेगा राष्ट्रपति शासन, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। और वित्तीय आपात जो लगेगा वो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मैथ का है, तो हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा आंसर। वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा। और 90 के आंसर की बात करें तो 90 का आंसर डी हो जाएगा, ये भी बना लीजिएगा आप। 91 के आंसर की बात करें तो 91 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 13, ऑप्शन नंबर बी होगा। और 92 नंबर के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब बना लीजिएगा आप वीडियो रोक करके। अगला प्रश्न है, ये भी मैथ का ही है, तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5/11। और आगे देख लेते हैं। आगे है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लेना। तो लाना तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। तो इसके आंसर की बात करें तो ये जो हो जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा सी सेड टू मी व्हाई वेयर यू स्मोकिंग टुडे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में काले शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये है, तो इसका ऑप्शन आगे देख लेते हैं। आगे है ऑप्शन इसका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रातःकाल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रातःकाल। वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किया गया था, वो हांगकांग का किया गया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हांगकांग, याद रखिएगा। 98 नंबर की बात करें तो निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। तो ये जो किया है सिद्धेश्वर साकोरे। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सिद्धेश्वर साकोरे को। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी आंसर है इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहीं 100 नंबर के बात करें तो वरुण सागर झील किस राज्य में है। तो वरुण सागर झील राजस्थान में है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। और ये वरुण सागर जो है वो अजमेर जिले में कृत्रिम झील है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, ये सभी के लिए लाभदायक है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ये सब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा कर के ले लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।